हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, जिसमें से आज की टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा, इसका पहला पार्ट जो होगा वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं अच्छी और अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है? यह जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसी के अनुदिश, मतलब इसी के अनुदिश अगर हमको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमारा क्या कहलाएगा? वह अच्छी स्थिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छी स्थिति कह सकते हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति कह सकते हैं। तो आज आप लोग क्लियर श्योर हो गए होंगे कि अच्छी स्थिति क्या होता है। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसी के अनुदिश रेखा में अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो हमारा कौन सा कहलाएगा? अच्छी स्थिति कहलाएगा। ठीक है, तो आइए तो समझते हैं। यह हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसपे एक तरफ हमारा माइनस क्यू आवेश है, दूसरी तरफ कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो हमारा क्या है? 2l है। कितना है? 2l। लेकिन इस फिगर में आप देख रहे हैं इतना जो यह बिंदु O है, यह AB का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, यह जो हमारा बिंदु O है वह वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु क्या है? O है, जिसकी वजह से दूरी 2l थी, अब यह l में क्या हो गई है? बढ़ चुकी है। यानी O से लेके B तक की भी दूरी l है और O से लेके A के बीच की भी दूरी कितना है? l है। अगर हम AB की बात करें तो l मिलकर कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं इस बिंदु से, इसके जो मध्य बिंदु से हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे आवेशों के द्वारा इस पर जो बल लगता है वह कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है। निकालने के लिए जब हम देखेंगे कि B से इसकी हम गणना करेंगे तो B से कितनी दूरी पर है, तो हम देख रहे हैं कि O से P के बीच की दूरी तो स्मॉल r है और B से P की जो दूरी है वह r माइनस l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो टोटल r है, लेकिन B यहाँ पर है, इतनी दूरी नहीं चाहिए, तो इतनी दूरी हम इसमें से क्या करेंगे? r में से घटा देंगे तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस l हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक यह दूरी तो r है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? l। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो यह A से लेकर P के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। कितना होगा? R प्लस L होगी। कितना होगा? R प्लस L होगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए, आपको सीधे शब्दों में खुद लिखा गया है और आपको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P है, जो कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर है, और इसी बिंदु P पे हमको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर P पर अलग अलग तीव्रताएं होंगी। क्या क्या तीव्रताएं हो सकती हैं? तो चलिए हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं कि इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो हम जब देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे क्या है? E1 है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अब इसके द्वारा इस पर हम देखेंगे तो आपको यह चीज़ भी जानकारी है कि जो भी हम परीक्षण आवेश लेते हैं वह परीक्षण आवेश हमारा क्या होता है? Q0 होता है, जो कि क्या होता है? धनात्मक होता है। यह जो आप परीक्षण आवेश लेते हैं क्या लेते हैं? Q0। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा परीक्षण आवेश था कितना था? Q0, जो कि क्या होता है? धनात्मक होता है। और यहाँ पर भी आपको जो परीक्षण आवेश से मानते हैं रखेंगे क्या होगा? Q0 होगा, और यह भी क्या है? Q0। तो दोनों जब Q0 यह Q या प्लस Q है, यह भी प्लस Q0 है, दोनों धनात्मक आवेश होने का इनमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा।
जब प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी, यानी यह E1 की दिशा होगी। देख रहे हैं कि नहीं? E1 की दिशा किधर होगी? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस Q और प्लस Q0 दोनों धनात्मक होने का इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो इस तरफ की दिशा में जाएंगे और यहाँ पर देखिए यह प्लस Q आवेश के साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी दिशा किधर होगी? E1 की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, तो और हम जानते हैं तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 के Q/r² होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी दूरी है हम देख रहे हैं दूरी कितनी? r-l, इसलिए क्या होगा? r-l का स्क्वायर हो गया। अब इसकी दिशा की जब हम बात कर लें तो इसकी दिशा B से किधर की होगी? P की तरफ होगी। देखिए B से P की दिशा में होगी, क्योंकि इधर क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, सॉरी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई प्लस Q के द्वारा। अब हम आते हैं माइनस Q आवेश के द्वारा, देखते हैं कि कितना उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। जब इस पर देखेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान लिया है? E2 मान लिया है। क्या माना गया है? E2। जब हमारा E2 होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q। अब उसके बाद देखिए अपान r², तो r यहाँ से इसकी जो बीच की दूरी होती थी वही ना r कहलाता था। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना? r+l है, जिससे यहाँ पे क्या हो गया? r+l का होल स्क्वायर हो गया। और इसकी दिशा किस तरफ होगी? P से A की तरफ। P से A की मतलब क्या है? यह प्लस है और यह क्या है? माइनस है। तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा तो यह इस तरफ जाएगा ना, इसकी तरफ। किसकी तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। तो इस दिशा में यहाँ क्या होगा? यह आपकी दिशा हो जाएगी E2 की तीव्रता की दिशा होगी। किसके तरफ? P से A की तरफ। किसकी तरफ होगा? P से A की दिशा में। किसकी दिशा होगी? तीव्रता E2 की। अब हम समझते हैं कि आपको E1/E2 समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। प्लस Q है, क्योंकि यह प्लस Q है, यह भी आपका प्लस है, इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो यह जो इसके द्वारा जो इस पर तीव्रता है इसकी दिशा किधर होगी? इस दिशा में तरफ होगी, यानी B P की दिशा में होगी। ठीक है, और आपको पता है तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 × Q/r² होता है। तो यहाँ पर r ना होगा बल्कि कितना? r-l है, क्योंकि इसके बीच की दूरी देखा जाता है ना। तो यह जाएगा r-l का स्क्वायर। जब अब दूसरे देखेंगे, हमारा जो दूसरा आवेश है माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी? तो हम कह रहे हैं E2 बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q कोष्टक में क्या हो जाएगा? r+1 का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किस तरफ होगी? P से A की तरफ होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों तीव्रता हमारी E1/E2 तो निकल गया। अब आगे देखिए, बताया गया है कि तीव्रताएं E1/E2 एक ही रेखा के अनुदिश व विपरीत दिशा में है। सही बात है कि एक ही रेखा पर विपरीत दिशा, E1 की दिशा इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुई ना। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी बिंदु P पर अब देखिए एक तीव्रता की दिशा इस तरफ है, दूसरे तीव्रता की दिशा इस तरफ है। अब बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? तो इसके अंतर के बराबर होगी। अब हम इस पर घटा देंगे। अब इसमें हम घटाएंगे तो जो भी मान आएगा वह बिंदु P पर क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और उसकी दिशा भी बताया गया है कि दिशा किस दिशा में होगी। अब यह देखेंगे कि जिसका मान अधिक होगा, प्लस Q आवेश के द्वारा उसमें तीव्रता अधिक लग रही है कि माइनस Q आवेश के द्वारा तीव्रता अधिक लग रही है। तो देखिए यहाँ से खुद क्लियर हो जा रहा है। जिसके अब देखिए 1/4πε0 1/4πε0 दोनों तो यह कांस्टेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी, लेकिन जब हम इसके बटा में देख रहे हैं यह r-l है और यह r+1 है। आपको पता होगा जिसका हर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? बहुत ही अधिक आती है, सॉरी कम आती है। क्योंकि हर ज़्यादा होगा तो वैल्यू कम आएगी और हर कम होगा तो वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा। यानी यह बड़ा, जिसके द्वारा जो E1 के द्वारा इस पर अधिक तीव्रता लगेगी। तो देखिए इसीलिए इन्हें अधिक में से क्या किया? कम को घटा दिया है। E1 में से E2 को क्या किया गया है? घटा दिया गया है। देखिए E1 का तीव्रता कितना है? 1/4πε0 के × Q/r-l का होल स्क्वायर माइनस E2 का भी देखिए ही होगा 1/4πε0 के × Q/r+l का स्क्वायर होगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए देखा गया कि क्यू भी है, क्यू है 1/4πε0 के 1/4πε0 के, ये हमको कॉमन मिला, हमने इसको क्या निकाल लिया, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद क्या बच गया, यहाँ से क्यू निकल चुका है, क्या ऊपर बच गया 1/4πε0 तो पहले निकल चुका है, तो क्या बच गया r-1 का r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के और क्यू या तो बाहर निकल चुका है, बचा क्या 1/r+l का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे q/4πε0 के कोष्टक में, अब देखिए इसको सरल करना है कोष्टक में। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इसका हर जो है अलग अलग है, तो हर अलग अलग है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आपको पता है कि एलसीएम लेने के इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में। इनका जो हम गुणा कर देंगे हैं, गुणा होने के बाद तो r इसका गुणा करने पर कितना है r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें क्या किया थी, भाग किया जाता है ना, इसके हर से इसमें भाग करते हैं जो गुणा आता है ना, तो r-l के स्क्वायर से अब हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा r+l का होल स्क्वायर और माइनस r+l का होल स्क्वायर से r+l का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या r-l का होल स्क्वायर। या तो यह तरीका है या तो दूसरा तरीका समझ सकते हैं। अगर इन दोनों का गुणा हम करेंगे तो यह आएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो r+l का एक का गुणा साथ करेंगे क्या आएगा r+1 का होल स्क्वायर आएगा माइनस r-l का गुणा इसके साथ हम करेंगे क्या आएगा r-l का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे q/4πε0 के कोष्टक में। अब देखिए अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि कैसे यह हुआ है, इसको समझेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए उसको समझिए, दिया गया है r+ का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। अगर हम इस टोटल को a मान लें, टोटल को क्या मान लें b, तो हमारा हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b होता है। इसको हमने a माना है तो क्या हो जाएगा a, देखिए a + b है ना, तो ये हमारा a हो गया प्लस b क्या है r-l, ये हमारा b हो गया। फिर उस दो कोष्टक में a - b, a का मान हमने नोट किया r+l। अब ये देखिए माइनस जब है, जब इसको नोट करेंगे तो माइनस का चिन्ह बदल देगा, तो हो जाएगा -l और -r हो गया, क्या हो जाएगा +r। देखिए जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था क्या हो गया प्लस। अब देखिए ये चीज़ नोट किया गया है ना, देखिए r+l प्लस r-l, फिर r+l माइनस r+l अपान, देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर यह क्या किया गया है, यहाँ पर यह, इसको समझने के लिए देखिए लिखा गया है r-l का होल स्क्वायर कोष्टक में r+l का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यह कैसे बना, अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक साथ लिख दिया, तो हो गया r-1 एक साथ r+l का होल स्क्वायर, और टोटल स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। जब इसको स्क्वायर कर दिया बाहर, तो ये देख रहे हैं कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b, तो इसने वर्गांतर बना लिया। तो क्या बना वर्गांतर में r² माइनस l², या तो इसका बना और बाहर से क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो इसको आप नहीं समझोगे तो वीडियो पीछे करके आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि l से l कट गया, बचा क्या 2r, अब r से r कट गया, बचा क्या 2l। अब उसके बाद देखिए ये चीज़ हो गया q/4πε0 के e बराबर या q/4πε0 के कोष्टक में 2r और 2l, देखिए इसी तरह से बटा r² माइनस l², कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए जो यहाँ पर q था उसको हमने क्या किया, अंदर भेज दिया। जब q को अंदर भेजा गया तब क्या हुआ, e बराबर 1/4πε0 2r गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए जब हम q को अंदर भेजें तो क्या हो गया 2ql हो गया बटा r² माइनस l² पूरे का होल वर्ग। परंतु हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है 2ql होता है। यानी हम 2ql की जगह क्या रख सकते हैं p, जो यहाँ पे 2ql उसके हम क्या रख सकते हैं p। तो e बराबर क्या हो गया 1/4πε0 के गुणे 2, अब इसका हमने क्या रख दिया p और यहाँ पर r, देखिए 2 पहले से था, इसका p हो गया और यह r हो गया बटा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको बस 1-2 लाइन और बचा है, उसको समझ लीजिए जल्दी से आप लोग। ये चित्र वगैरह आप लोग सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर आर और यल। अब हमने यहाँ पे चित्र तो मिट गया। आप देखे होंगे कि यहाँ पे यल जो है, आप पढ़े होंगे वैद्युत ध्रुव में कि यल जो होता है अल्प दूरी होती है यह, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना था, आर था। तो आर की अपेक्षा यल क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, यल का मान आर की अपेक्षा कम है। क्या है, कम है। तो यहाँ पे ये भी दर्शा सकते हैं कम है या कम हो, तो लिख सकते हैं यल लेस देन आर, यानी जो यल है वह आर से बहुत ही क्या है, छोटा है। डबल लगाने का मतलब कि बहुत ही छोटा है हो, तो यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य माना जाए। नगण्य मानने का मतलब देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग ये चीज़ देखिएगा, अगर कहीं अल्प दूरी है, अल्प दूरी मतलब क्या होगा, वो दशमलव में उसका मान होगा। अगर आप किसी दशमलव की संख्या का वर्ग करेंगे, या देखिए 0.4 है, कितना है, 0.4 है, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं 0.40 भी कह सकते हैं आप लोग, यही ना। तो अगर 0.40 अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.16, यही ना होगा। अगर अब देखा जाए तो इसके अपेक्षा यह मान और छोटा हो गया, यानी वर्ग करने पर जो छोटे मान होते हैं उसको वर्ग अगर हम करते हैं तो उसका मान और भी छोटा प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर आपका यल स्क्वायर क्या है, बहुत ही छोटा मान है, बहुत ही अल्प दूरी है। अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वह मान हमको और भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए बड़ी दूरी के अपेक्षा छोटी दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मान लेंगे कि इसका मतलब कि यल का मान हम कुछ भी नहीं रखेंगे, तब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा, तब हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, या सीधे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K गुणे 2πr बटा, अब हम क्या करेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर 4 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको नगण्य मान लेंगे, नगण्य का मतलब 0 मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे, तो इससे बचेगा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा। और आप देख रहे हो ऊपर भी एक आर है, नीचे भी एक आर, इससे एक सौ पावर क्या होगा, कट जाएगा, कितनी बार में, R3 बार में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के इंटू 2p/r³ आएगा, ठीक है। यह तो आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब हमको ये चीज़ ये भी पता है कि यह जो K है, K का हम लोग किसी माध्यम में रखे हैं, तो मान लेते हैं जो माध्यम होगा आपका, या तो वह निर्वात होगा या वायु। के लिए K का मान कितना माना गया है, 1, क्योंकि यह जो प्रयोगों के द्वारा निकला हुआ, ठीक है। तो हम K बराबर जब 1 रखेंगे तो E बराबर हमको क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। यह जाके आपको निकल जाएगा कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, 1/4πε0 इंटू 2p/r³ होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। यह इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव का अच्छे अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी किसी बिंदु P पर, मानिए बिंदु P पर कितना होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ होगा। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझाने में सक्षम हुए होंगे और आप आसानी से इसको समझिएगा। अगर जहाँ आपको समझ में ना आया हो, आप वीडियो को पीछे करके उस चीज़ को समझ लीजिएगा, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको अगली वीडियो में इस चीज़ को और भी डीपली समझाने का। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो, तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।